जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ राकेश के साथ। तो आ गए हैं आपके अपने राकेश सर, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी, दरोगा, बीपीएससी और ख़ासकर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टारगेट विथ राकेश, मेरे चैनल का नाम है टारगेट विथ राकेश सर जीएस। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय की अवशेष कहाँ पर मिला है? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग मन में। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर मिला है? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, पाटलिपुत्रा। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपको तक्षशिला। तो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही आप चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य ये लोग पढ़ते थे। ठीक है ना, आप मालूम होगा। तो पूछेगा कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर मिला, तो तक्षशिला। पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है, तो नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त था। ठीक है ना, जो गुप्त वंश से संबंधित रखते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। ठीक है ना, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। जबकि पटना का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। तो नालंदा नालंदा का कुमारगुप्त, तक्षशिला का पुष्कर चरित। पूछेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पुष्कर चरित। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल और पाटलिपुत्र के उदयन और पटना का शेरशाह सूरी। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? ऑप्शन ए अकबर, बी में अशोक, सी में शेरशाह सूरी, डी में औरंगजेब। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर होगा सी, शेरशाह सूरी। क्या इसका आंसर होगा? शेरशाह सूरी। देखिए, शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और हुमायूं भाग गया था। लगभग 15 वर्ष तक हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। ठीक है ना, तो लगभग शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड यानी कि NH 1 और 2 को मिलाकर जीटी रोड बोला जाता है। ठीक है ना, जिसका निर्माण कौन करवाया था? शेरशाह सूरी। ठीक है ना। चलिए तीसरा, दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया? दांडी मार्च अब सभी लोग जानते होइएगा। दांडी मार्च ये महात्मा गांधी जी चलाए थे। कब चलाए थे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग मन में। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी, 12 मार्च 1930। दांडी मार्च महात्मा गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है ना, चले और 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पे? दांडी पहुंचकर नमक बनाकर, नमक कानून को तोड़कर, और ठीक है ना, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है ना, तो इस दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को चलते हैं, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। 6 अप्रैल को ही महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की गुरु बजाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? देखिए, भारत की खोज नहीं, भारत के समुद्री खोज की। वो तो लोग बोलते हैं कि भारत की खोज कब हुआ? यार भारत तो बहुत पहले था, वास्को डी गामा से भी पहले भारत था। तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, ए, बी, सी, डी। क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका आंसर ये होगा, वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह पर, केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया और वहाँ का तत्कालीन राजा जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत ही भव्य स्वागत किया था। ठीक है ना, और वास्को डी गामा आया, भारत में घूमा उमा और भारत से मसाला लेकर गया। ठीक है ना, और वास्को डी गामा यहाँ से जो मसाला लेकर गया, पुर्तगाल जाने में, इंग्लैंड जाने पर इनको 60 गुना अधिक मुनाफे पर बेचा था। ठीक है ना। चलिए कोलंबस, बी ऑप्शन है कोलंबस। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किसकी खोज कर दिया? अमेरिका की खोज कर दिया। ये चला था भारत की खोज करने, लेकिन गलती से कर दिया किसका खोज? अमेरिका का। मैगलन, इसने क्या प्रशांत महासागर की खोज की थी? पूछेगा विश्व दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है?
तो प्रशांत महासागर, ठीक है ना। मार्को पोलो, अरे भाई मार्को पोलो को कौन नहीं जानता, ये चाइना की खोज की थी। टाटा का एक बस आती है मार्को पोलो, ठीक है ना। मार्को पोलो किसकी खोज की थी, चाइना की। मैगलन प्रशांत महासागर की खोज की थी, कि जबकि कोलंबस अमेरिका की खोज किया, जबकि वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया था। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, तो ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि कहा गया है कि वर्दी पाने का जुनून आंखों में लहू बनकर टपकता है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। चलिए 5वां ऑप्शन है, क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। ऑप्शन ए में मेरठ, बी में दिल्ली, सी में कानपुर, डी में लखनऊ। चलिए इसका आंसर होगा मेरठ। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो मेरठ से शुरू हुआ, ठीक है ना, यूपी के मेरठ से। जबकि तत्कालीन इसका शुरुआत क्या था, तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस, जो मंगल पांडे ने किया था, ठीक है ना। तो दिल्ली से 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। जबकि कानपुर से किसने किया, नाना साहब एवं तात्या टोपे। लखनऊ से किसने किया, बेगम हजरत महल। पटना से किसने किया, पीर अली। जबकि आरा से किसने किया, आरा से किसने किया भाई, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए छठा, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। आप लोग इंडिया का मैप अगर पढ़े होइएगा तो इसका आंसर बना लीजिएगा। हमारे यहाँ जो ऑफलाइन में पढ़े होंगे वो तो 100% बना लीजिएगा। मेरा बाबू ऑफलाइन बैच भी चलता है, साहेबगंज मुजफ्फरपुर बिहार। साहेबगंज ब्लॉक गेट माईस्थान मंदिर के बगल में, त्याग कॉम्पिटेटिव क्लास नाम से, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए इंडिया का मैप है, इधर से आइएगा तो नेपाल, ये वाला इलाका नेपाल का होगा। नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, प्लस असम और सिक्किम। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 राज्य। भारत के 6 राज्य किसके साथ लगे हुए हैं, नेपाल के साथ। और पूछेगा नेपाल के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है, तो बिहार। कि कौन सा होगा इसका आंसर, बिहार। तो इसका आंसर में क्या था, देखिए कौन नहीं क्या होगा इसमें, कौन सा राज्य लगेगा, इसका आंसर क्या होगा, डी, सिक्किम लग रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और कौन, सिक्किम। 6 राज्य भारत के किसके साथ लगे हुए हैं, नेपाल के साथ। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। चलिए बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है भाई, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, चलिए इसका आंसर ही खुद मैं बोल दिया, बांदीपुर, ये जी से क्वेश्चन था, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में। चलिए आगे, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। ऑप्शन ए में बृहस्पति, बी में बुध, सी में शुक्र, डी में शनि। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। साहेबगंज की सरजमी से ये शहंशाह राकेश कुमार की आवाज़ है। आप हमसे जुड़िए टारगेट विथ राकेश के साथ। और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है भाई, तो शुक्र। कौन होगा इसका आंसर, क्या होगा, सी, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, ठीक है ना। भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, ठीक है ना। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र, पृथ्वी का भग्नी ग्रह शुक्र, ठीक है ना। और ये क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है ना, अपने अक्ष पे कैसे घूमती है, पूरब से पश्चिम घूमती है, ठीक है ना, शुक्र। पूछेगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है ना। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, सबसे छोटा उपग्रह बुध, ठीक है ना। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन, बुध, ठीक है ना। पूछेगा शनि, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह भी कौन है, टाइटन। कौन है, टाइटन। पूछेगा सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो शनि के पास 82। अभी शनि के पास कितने उपग्रह हैं, 82। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शनि के पास अभी 82 उपग्रह है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, ए में अनाईमुडी, बी में डोडा बेटा, सी में सोमेश्वर की पहाड़ी, डी में बाबा बुदन की पहाड़ी। इसका आंसर क्या होगा, चलिए फटाफट सोच समझ के जवाब दीजिए, 2 मिनट 2 सेकंड टाइम देते हैं। चलिए फटाफट कमेंट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन होगा, अनाईमुदी, ठीक है ना। जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन होगा, डोडा बेटा।
फिर पूछेगा बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। देखिए बिहार, ये भारत का नहीं पूछ रहे हैं, बिहार पूछ रहे हैं। बिहार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन होगा? सोमेश्वर की पहाड़ी, जो आपके पश्चिमी चंपारण बेतिया में है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बिहार का पूछेगा तो बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सोमेश्वर की पहाड़ी, जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, और दूसरा पूछेगा तो डोडा बेटा। जिस तरह से अगर खाली पूछेगा भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो केटू। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? कंचनजंगा, सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? कितने भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? फटाफट जवाब दीजिए। 8, 10, 12, 22, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, तो इसका आंसर होगा डी 22। बाबू आप याद रखिएगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 8 थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। पूछेगा 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 22। ठीक है ना। फिर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बिहार का एकमात्र भाषा कौन सा है जो 8वीं अनुसूची में है? तो मैथिली। कौन सा भाषा? मैथिली। ठीक है ना, आप लोग मैथिली ठाकुर का गाना वाना सुनते होइएगा। चलिए, तो देखिएगा, अब पूछेगा, देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया। कितने? 4। इसको ट्रिक है, BDMS, बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। हालांकि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 22। चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन। देशी रियासत के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? ए में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी में सुभाष चंद्र बोस। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। फास्ट कमेंट, फास्ट कमेंट, फास्ट। एक लक्ष्य हासिल कीजिए और लक्ष्य के हिसाब से पढ़िए, प्लान सेट कीजिए और प्लान के हिसाब से पढ़िए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में ही एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को। इन्हीं की स्मृति में स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में। तो देशी रियासत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। चलिए 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 के लिए दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? अभी तक कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार बने? ए में एस राधाकृष्णन, बी में जाकिर हुसैन, सी में राजेंद्र प्रसाद, डी में वीवी गिरी। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। लगातार 2 कार्यकाल के राष्ट्रपति कौन बने भाई? ये अधिकतर लोग बता दीजिएगा आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। अब भारत का एकमात्र, अंतिम और पहला एकमात्र राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने। अभी तक इनके अलावा कोई भी बंदा 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। देखिए भारत में आप कोई कितना हो बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये मेरे संविधान में लिखित है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के मान सम्मान में लोग दूसरी बार खड़ा नहीं होता है। ठीक है ना। या आप जानते होइएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को कहा गया कि अब आपको दोबारा राष्ट्रपति बनना है, तो उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राजेंद्र प्रसाद के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकता हूँ, और उनके मान सम्मान में उन्होंने खड़ा नहीं हुआ। ठीक है ना। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे पूछेगा तो एस राधा कृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन। जाकिर हुसैन। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। फिर क्वेश्चन पूछेगा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया? तो जाकिर हुसैन। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है 13 में, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपको मालूम होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में लोकसभा के अध्यक्ष, डी में उपराष्ट्रपति। 108 संयुक्त अधिवेशन की अनुच्छेद में 108 में अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिएगा, संयुक्त अधिवेशन, कोई भी कानून बनाने में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाएंगे। लोकसभा के सदस्य भी आएंगे, राज्यसभा के सदस्य भी आएंगे और वोटिंग होगा। ठीक है ना। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, जबकि इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कोटा से संसद बनकर आए हुए हैं। ठीक है ना। कोटा राजस्थान में आईआईटी, आज जो आईआईटी की तैयारी बहुत ही फेमस होती है। ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता करेगा लोकसभा के
अध्यक्ष, ठीक है ना। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 63 में। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। चलिए फटाफट आगे आइए। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी? ए में धर्म की अधिकार, बी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी में संपत्ति का अधिकार, डी में शिक्षा का अधिकार। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा बाबू? फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो बाबू मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ होता नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बता देते हैं, बी। क्या होगा इसका आंसर? बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है ना। जबकि संविधान की आत्मा कहा किससे जाता है? तो प्रस्तावना को, ठीक है ना। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है ना। प्रस्तावना को संविधान का दर्पण, संविधान का आईना, संविधान का सार संग्रह के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना को की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका याद हो गया। संविधान की पूछेगा, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग पूछेगा तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। तो 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ए में 26 जनवरी 1950, बी में 26 नवंबर 1949, सी में 9 दिसंबर 1946, डी में 13 दिसंबर 1946। फटाफट इसका आंसर दीजिए। दोस्तों मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949, बी। अंगीकृत पूछ रहा है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय संविधान दिवस। भारतीय संविधान दिवस कहिए मनाते हैं 26 नवंबर को। जबकि मेरा संविधान लागू किस दिन हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, ठीक है ना। तीसरी बैठक 13 दिसंबर, याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुआ, ठीक है ना। और इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो ये सब बैठकें आप लोग याद रखिएगा। संविधान का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के प्रकार बताइए। 2, 3, 4, 5। कौन होगा इसका आंसर? फटाफट जवाब दीजिए, कमेंट फास्ट। आप लोग कमेंट वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत जो मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद। लेकिन आप थोड़ा सा कमेंट भी कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर होगा क्या होगा? 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। एक दिन और हम वीडियो में बताए थे, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण विनिर्माण आएगा, गैस आएगा, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, ठीक है ना, रेल, ये सब आएगा। चलिए, तो याद रखिएगा। अब मेरा चैनल का नाम है टारगेट विथ राकेश सर GS। प्रत्येक दिन एक एक वीडियो आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगी, एक एक वीडियो। हम लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम रहता है। चलिए, क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? यानी कि पहला परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन ए में 18 मई 1974, बी में 13 मई 1998, सी में 13 मार्च 1968 और डी में 13 मई 1998। फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई आप। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है ये सब। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? इसका आंसर ये होगा 18 मई 1974 को। परमाणु पोखरण कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान में, ठीक है ना, पहला परीक्षण। अगर दूसरा परीक्षण पूछेगा तो 13 मई 1998, ये APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, ठीक है ना। तो पहला 1974 में और दूसरा 1998 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। राजस्थान के पोखरण में, दोनों कहाँ हुआ? राजस्थान के पोखरण में।
ऑप्शन क्वेश्चन 19 देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? ए विटामिन बी है, विटामिन सी है, दोनों इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। जल में घुलनशील विटामिन, देखिए तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। जबकि वसा में अगर पूछेगा, वसा में तो कैड होता है, KADE, कैड। वसा में घुलनशील विटामिन कैड और जल में घुलनशील विटामिन BC। तो BC है, दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अगर वसा में पूछा तो KADE, ठीक है ना, तो कैड। आगे, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मालूम होगा कि ये कहिया हुआ था भोपाल दुर्घटना? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उसमें कौन सा गैस था? फटाफट इसको पढ़कर आप लोग आंसर दीजिए इसको। चलिए, तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी, मिथाइल आइसोसाइनाइट। 3 दिसंबर 1946 3 दिसंबर 1984 को भोपाल दुर्घटना हुआ। उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। 1984 में सिख दंगा भी हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा नहीं, चार्ट है। निम्न में कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, विद्युत मोटर, सौर सेल, विद्युत सेल। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट फास्ट। चलिए, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा डायनेमो, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा विद्युत मोटर, ठीक है ना। याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो मोटर। आगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, आजकल हर एग्जाम में पर्यावरण से क्वेश्चन डाल ही देता है। एक दो, मिनिमम एक तो नहीं, 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, 2-3 पर्यावरण। तो आप लोग EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर है, पर्यावरण चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं उनको तो ऐसा चीज़ें मटेरियल दिए हैं, लेकिन अब प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें आप लोग अपने स्तर से भी पढ़िएगा। और आइए देखिए कि आप कितने पानी प्रैक्टिस सेट को मारिए, कितना में कितना मारते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए मेरा कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। चलिए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहिए पारित हुआ? 1986 में। जबकि राष्ट्रीय वन नीति पूछेगा, राष्ट्रीय वन नीति कब पारित हुआ? तो 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति कब पारित हुआ? 1988 में। पूछेगा, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। ये सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? ए में मध्य प्रदेश, बी में मिजोरम, सी में नागालैंड, डी में असम। चलिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, सोया प्रदेश के नामों से जानते हैं। सबसे ज़्यादा बाघों की जनसंख्या भी मध्य प्रदेश में है। अब सबसे ज़्यादा क्षेत्र क्या है? वन भी ज़्यादा है। हालांकि अगर परसेंटेज में पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? आपको मध्य प्रदेश में। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो मिजोरम। 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया? चलिए, फटाफट आंसर दीजिए इसका। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? रजनीकांत। रजनीकांत को दिया गया। रोबोट मूवी आप देखे होइएगा, ठीक है ना, इन्हीं का था। तो 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? रजनीकांत को। चलिए, अंतिम 25वां क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? चलिए, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? चलिए, इसका आंसर क्या होगा? पीयूष गोयल, मल्लिकार्जुन खड़गे, नरेंद्र मोदी, अधीर रंजन चौधरी। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट जवाब दीजिए आप। राज्यसभा, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? बाबू, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष सत्ता दल के नेता कौन है? सॉरी, वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता दल के नेता कौन है? इसके क्वेश्चन में पूरा क्या होगा?
सत्ता दल के नेता, वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता दल के नेता, वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता, इसको काट लीजिएगा, क्या होगा, सत्ता दल के नेता कौन है? वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता दल के नेता कौन है? पीयूष गोयल, मल्लिकार्जुन खड़गे, नरेंद्र मोदी, अधीर रंजन चौधरी, कौन है? तो राज्यसभा में सत्ता दल के नेता पीयूष गोयल जी है, ठीक है ना। जबकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है ना। पूछेगा लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोदी जी हैं, ठीक है ना। जबकि पूछेगा लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी, ठीक है ना। तो चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। राज्यसभा में सत्ता दल के नेता पीयूष गोयल, ठीक है ना, जबकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में सत्ता दल के नेता नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, ठीक है ना। बाबू वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। डेट्स ऑल, बाय बाय। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ।